Hello learners, welcome to Study Smart Wala. So learners, today we are going to continue with the chapter number 2 N2 bipolarity for class 12th political science. So let's begin. Happy reading with us. Okay. So N2 bipolarity में आज हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. ठीक है. एंड दूसरा है हमारा टॉपिक इंडिया एंड द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज. तो बेसिकली हमारा इन दोनों कंटेंट के बाद हमारा ये पूरा चैप्टर ओवर हो जाएगा. ठीक है. तो आज ये हमारा लास्ट वीडियो इस चैप्टर का N2 बाइपोलैरिटी. अगर आपको मेरी और भी वीडियोस होंगी इस चैप्टर के रिगार्डिंग, दिस इज माय लास्ट वीडियो रिगार्डिंग दिस चैप्टर. ओके, सो लेट्स बिगिन. सो टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. आपको पता ही लग रहा है कि टेंशन डेवलप हुई, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं. क्या हो रहा है, किस में हो रहा है? इन फॉर्मर, जो पहले जो हमारी यूएसएसआर थी ना, जब वो डिसइंटीग्रेट हो गई, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुई. ठीक है. अब ये डिसइंटीग्रेट तो हुई है, तभी इसको बोला है फॉर्मर, मतलब पहले की जो सोवियत रिपब्लिक्स थे उनमें अब कुछ टेंशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप हो गए. जो पहले थी, जो अब डिसइंटीग्रेट हो गई, उसके अंदर क्या हुआ है? कॉन्फ्लिक्ट्स, टेंशन. अब कैसे? देयर वाज अ टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट मोस्ट ऑफ द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स. जो पहले फ्री थे, रिपब्लिक्स थे, रिपब्लिक थे पहले, यूएसएसआर से जुड़े हुए थे, सोवियत सिस्टम में थे. ठीक है. अब उनमें लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे. मेनी हैव हैड सिविल वॉर्स एंड इंसर्जेंसीज. ठीक है. अब सबसे पहले बात करते हैं सिविल वॉर क्या था. ठीक है. सिविल वॉर की बात करते हैं. सिविल वॉर क्या है? अ वॉर बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द सेम कंट्री. ठीक है. आई थिंक अब समझ आ रहा है आपको सिविल वॉर क्या होती है. वो वॉर जो कि सिटीजन, उसी सेम जो कंट्री है उसके बीच में जो सिटीजन है, सारे के सारे जो सिटीजन रह रहे हैं उस कंट्री में, वो आपस में लड़ रहे हैं. ठीक है. और इंसर्जेंसीज क्या है? इंसर्जेंसी क्या होता है? इस एक तरह का ही एन एक्टिव रिवॉल्ट. ठीक है. या फिर आप अपराइजिंग भी कह सकते हो आपको. ठीक है. ये क्या है वैसे? अ मूवमेंट विद इन अ कंट्री डेडिकेटेड टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट. एक तरह के रिबेलियस मूवमेंट होती है इंसर्जेंसीज. ठीक है. अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे सक्सेशनिस्ट मूवमेंट. सक्सेशनिस्ट मूवमेंट क्या था बेटा जी? सक्सेशनिस्ट मूवमेंट होता है जो रिपब्लिक्स है वो आपस ही अंदर सिविल वॉर चल रहा है, कोई ना कोई खींचातानी चल रही है व्यूज को लेकर, हर एक चीज को लेकर, और वो उस पूरे रिपब्लिक में से अलग होने जाते हैं. कोई प्रोविंसेस अलग होकर अपनी खुद की कंट्री बनाना चाहते हैं, तो अलग हो जाना, सक्सेशनिस्ट मूवमेंट. रशिया के अंदर दो ऐसे रिपब्लिक थे जिनका नाम था चिंचिनिया एंड डगेस्टिन. ठीक है. उनमें वॉलेंट सक्सेशनिस्ट मूवमेंट्स हुई. ठीक है. अब आप खुद सोचो, ये चाह रहे हैं, चिंचिनिया और डगेस्टिन चाह रहे हैं भाई हम तो अलग होंगे. रशिया रशिया क्या कर रहा है? इस पे बॉम्बिंग कर रहा है. वो बोल रहा है नहीं, मैं नहीं होने दे रहा. तो ऑब्वियसली इसकी वजह से क्या हो रहा है? ह्यूमन राइट वॉलेशन. क्या हो रहा है? ह्यूमन राइट वॉलेशन. और बाद में ऐसा भी हुआ, लेटर देयर एस्पिरेशन फॉर इंडिपेंडेंस नॉट फुलफिल्ड. उनकी मानी भी नहीं गई ये बात. ठीक है. तो इसकी वजह से टेंशन हमेशा बिल्ड रहा. अब आते हैं नेक्स्ट, सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स इन सेंट्रल एशिया. अब ये क्या है सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट? सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स होता है कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिफरेंट सेक्ट्स. ठीक है. ये इनमें मोमेंट. अब ये क्या चीज था? तजिकिस्तान में सिविल वॉर हुई. ठीक है. जो उधर के लोग हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, और 10 साल तक चली, मतलब कि 10 इयर्स तक, ऑलमोस्ट 10 इयर्स चली, और 2001 तक चली. ठीक है. द रीजन हैड मेनी सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि उधर बहुत अलग डिफरेंट सेक्ट थे, तो जिसकी वजह से सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, और सिविल वॉर उसका नतीजा था. ठीक है. अब अजरबैजान की बात करें, जो अजरबैजान प्रोविंस था, वहां पर कुछ लोकल आर्मेनियंस रहते थे. वो चाहते थे हम आर्मेनिया को ज्वाइन करें. ठीक है. जॉर्जिया के अंदर दो ऐसी प्रोविंसेस थी, वो चाहती थी भाई हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, जिसकी वजह से सिविल वॉर हुआ. देयर वर मूवमेंट्स अगेन एग्जिस्टिंग रेजिम्स इन यूक्रेन, किर्गिस्तान एंड जॉर्जिया. मतलब कि वो जो एग्जिस्टिंग रेजिम था, वो ये लोग नहीं, मतलब जो प्रॉब्लम थी, लोगों को नहीं सेट हो रहा था कि ये जो सिस्टम चल रहा है गवर्नमेंट का, इट्स नॉट गुड. तो इसकी वजह से मूवमेंट थी अगेंस्ट दिस.
ठीक है, एग्जिस्टिंग रेजिम्स इन यूक्रेन, रेगिस्तान एंड जॉर्जिया. Countries and provinces were fighting over रिवर वाटर्स. कुछ जो कंट्रीज थी, प्रोविंसेस थी, आपस में लड़ रही थी रिवर के पानी के पीछे. ठीक है, जिसकी वजह से इन सब चीजों को देखते हुए पता लगता था कि बहुत ही ज्यादा क्या थी, इंस्टेबिलिटी. ठीक है, और जिसकी वजह से जो ऑर्डिनरी सिटीजन था वो बहुत ही मुश्किल से अपनी लाइफ व्यतीत कर रहा था. दैट बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव. ठीक है, तो रोजाना की लड़ाई झगड़े, रोजाना की प्रॉब्लम्स, ये सब चल रही थी. अब आता है नेक्स्ट पॉइंट इज जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. द सेंट्रल एशियन कंट्रीज, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी वो रिच सोर्स थी हाइड्रोकार्बन का, मतलब कि एक तरह से वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज थी. ठीक है, विच ब्रॉट देम इनटू इकोनॉमिक बेनिफिट. अब इसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकली साउंड थी. तो यही एक जोन बन गया था सेंट्रल एशियन कंट्रीज, जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. किन के बीच में? यूएस और अदर ऑयल कंपनीज. अब देखो, वो चाहते थे हमारा इस पे इन्फ्लुएंस हो रहा था यूएस, और अदर जो कंपनीज थी, अदर कंट्रीज की कंपनीज थी, वो चाहती थी मेरा इन्फ्लुएंस होना चाहिए. अब आप बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस देखोगे. जब 11 सितंबर 2001 का अटैक हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, तो फिर क्या हुआ था, अमेरिका चाहती थी मिलिट्री बेसिस मैं अपने ना सेंट्रल एशिया में लगा दूं, जिसकी वजह सेंट्रल एशिया में, और उसने उससे बोला कि भाई मैं इधर अपने मिलिट्री बेसिस लगाऊंगा, मैं उसके बिहाफ पर तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा. गवर्नमेंट को बोला कि मैं बहुत सारा पे करूंगा इन बेसिस, जो आपकी कंट्री में मैं अगर मिलिट्री बेसिस बनाता हूँ, मुझे इतना बस अलाउ कर दो कि मैं इधर प्लेन्स वगैरह उड़ा पाऊँ, और मैं किन पे नजर रख सकूं, अफगानिस्तान, इराक. ठीक है, और ये कब किया था? ड्यूरिंग वॉर्स इन अफगानिस्तान एंड इराक. अंडरस्टूड? तो ये सारी चीजें हैं. अब चलते हैं आगे. और कैसे? देखो, वेयर एज रशिया ऑल्सो वॉन्टेड इट्स इन्फ्लुएंस इन दीज रीजन. सेंट्रल एशिया में रशिया भी चाहती थी, वो बोलती थी भाई ये तो मेरा नियर अब्रॉड है, ये तो मेरे बिल्कुल पास है, और मेरे को भी इसके ऊपर मेरा इन्फ्लुएंस होना चाहिए. चाइना का भी इंटरेस्ट था, क्योंकि इनके पास ऑयल रिसोर्सेस थे. ठीक है, सबको अपना अपना फायदा दिख रहा था, और वो सारे के सारे अच्छा रिलेशन किसके साथ रखना चाहते थे? सेंट्रल एशिया के साथ. ठीक है, तो ये जोन ऑफ, अब आप देखिए सब चाहते हैं, सब एक से बढ़कर एक बोलते हैं नहीं मेरा इन्फ्लुएंस है मेरा, तो जिसकी वजह से इन सब कंट्रीज के बीच में एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट बन रहा था. किसको लेके? जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या था? सेंट्रल एशिया. अब देखो, ईस्टर्न यूरोप की बात करें तो चेकोस्लोवाकिया जो था वो दो में बट गया, सेज एंड स्लोवाक्स. ठीक है, ये लेकिन ये इंडिपेंडेंट कंट्रीज हो गई, सेजो स्लोवाक, और ये बहुत पीसफुली हो गया था. यूगोस्लाविया जो था, दूसरा जो कंट्री था, उसमें बहुत सारी प्रोविंसेस में तब्दील हो गया. क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बॉस्निया, हर्जिगोविनिया. ठीक है, उन्होंने इंडिपेंडेंस ले लिया, डिक्लेयर कर दिया, लेकिन जो एथनिक सर्ब्स थे वो उसको अपोज कर रहे थे, और जिसकी वजह से नॉन सर्ब जो बॉस्निया था उनको बहुत ही तादाद में मारा गया. तो नाटो इसमें बीच में आया सपोर्टिंग में, और उसने यूगोस्लाविया पे बॉम्बिंग की, जिसकी वजह से बाद में इंटर एथनिक सिविल वॉर भी हुई. तो आप समझ सकते हैं कितना प्रॉब्लम हुआ उस टाइम पे. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. सो हमने ये पूरा का पूरा एक टॉपिक कंप्लीट किया अभी, टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट का. सेसेशनिस्ट मूवमेंट, सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स इन सेंट्रल एशिया, फिर जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देखा, फिर हमने देखा कि इन सबका कुछ कुछ जो कंट्रीज थी वो सेपरेट भी हुई, और किस बात क्या था, रूट क्या था सेपरेशन का, कितने कॉन्फ्लिक्ट्स, कितनी टेंशन रही. ठीक है, अब आते हैं इंडियन पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, कम्युनिस्ट कंट्रीज. ठीक है, इंडिया ने बहुत ही अच्छा कॉर्डियल रिलेशनशिप बनाया है पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ. जो उसका स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन देखा गया इंडिया का, वो है रशिया के साथ. ठीक है, इंडो रशिया का रिलेशन जो है, अगर देखा जाए तो इंडिया की फॉरेन जो पॉलिसी है उस पर बेस्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके लिए. इंडिया फॉरेन पॉलिसी को देखा जाए तो इंडो रशिया रिलेशन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. दोनों की दोनों जो कंट्रीज है एक तरह से किस विजन पे बिलीव करती है? मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर. मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब कि वो ये नहीं चाहती कि ओनली वन सुपर पावर विल एग्जिस्ट. सो दे वांट कि देयर शुड बी द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर. दैट मीन्स देयर शुड बी मेनी कंट्रीज दोज हु आर हैविंग द पावर्स इन देयर हैंड्स. तो इंडिया गॉट बेनिफिट फ्रॉम रशिया ओवर दीज इश्यूज. लाइक जब भी देखो, इंडिया और इसकी फ्रेंडशिप रशिया की है, तो फिर जब भी कोई इश्यू होता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, तो रशिया उसका हमेशा साथ देता है, चाहे वो कश्मीर का इशू हो, चाहे कोई एनर्जी सप्लाई का इशू हो, चाहे सेंट्रल एशिया से कोई रिलेशन हो. ठीक है, या फिर चाइना के साथ रिलेशन बैलेंस करने हो, तो रशिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. रशिया स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम दिस रिलेशन. रशिया को कैसे मदद मिलती है? इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट फॉर रशिया. बेसिकली रशिया से हम लोग बहुत सारे वेपन्स खरीदते हैं,
ठीक है। एक तरह से लार्जेस्ट आर्म मार्केट है रशिया के लिए, कौन? इंडिया। ठीक है। बोथ द कंट्रीज हैव कोलैबोरेटेड ओवर मेनी साइंटिफिक प्रोजेक्ट, दोनों ने कोलैबोरेशन किया बहुत सारे साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स पे। तो एक तरह से देखा है तो दोनों एक दूसरे को क्या देते हैं? बेनिफिट देते हैं। और इन दोनों का रिलेशन क्या है? बहुत ही कॉर्डियल रिलेशनशिप है, और रशिया मोस्टली साथ देती है। तो हमने देखा बेसिकली पोस्ट कम्युनिस्ट जो कंट्रीज में रशिया का रोल देखा इंडिया के साथ, और उन दोनों का रिलेशन देखा। तो हमारा दो टॉपिक कंप्लीट हो गए आज, और इसको लेते हुए हमारे पूरा का पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। सो प्लीज स्टूडेंट्स स्टे ट्यून्ड विद स्टडी स्मार्ट वाला, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड please do watch my previous videos also, so that you can able to understand the whole chapter and whole concept properly. Happy learning with us, stay connected, and we'll meet soon with the new video of new chapter. Okay, till then, bye, take